हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। तो इसका थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मूले और कुछ कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट तो हर चीज में होता है फिजिक्स में। तो सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझ में, ये एक मेजरिंग इक्विपमेंट है और बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मींस छोटी सी भी रीडिंग कैच कर लेता है और यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और डिटेक्ट भी करता है। सिर्फ मेजर ही नहीं करता, डिटेक्ट भी करता है। किसी सर्किट में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट बहा, बहुत थोड़ा सा, एकदम से पकड़ लेगा गैल्वेनोमीटर। उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होना चाहिए, हैं? इतना सेंसिटिव होता है, बहुत छोटे से करंट को भी पकड़ लेता है। सही है। अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल और वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, बनाए डायग्राम, फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक लगा दे। चलो, ये मैंने आपके सामने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना दिया है। तो जब आप देखते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो वो इस तरीके का दिखता है। इसे आप सर्किट से कनेक्ट करते हो। सर्किट का एक सिरा यहां से कनेक्ट कर दिया टर्मिनल 1 से और दूसरा सिरा टर्मिनल 2 से, यानी ये सर्किट से ऐसे कनेक्ट हो जाता है। इसमें करंट फ्लो करता है। सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो टर्मिनल 1 से गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा और टर्मिनल 2 से गैल्वेनोमीटर से बाहर निकल जाता है। तो अंदर क्या होता है कि कितना करंट अंदर गया, ये हमें गैल्वेनोमीटर से पता लग जाता है। जितना करंट अंदर जाता है उतनी ही ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है और यहां पर हमें करंट की रीडिंग मिल जाती है। तो अब ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है, अब हम इसे समझते हैं। सही है। तो अंदर इसके जो मैकेनिज्म है वो है ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2। करंट यहां से गया आई और यहां से बाहर आ गया। यहां से अंदर गया करंट, यहां से बाहर आ गया। अब बीच में क्या कहानी हुई, करंट ने क्या कारस्तानी करी, वो समझेंगे। और उसी कारस्तानी की वजह से करंट की वैल्यू हमें पता लग जाती है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है। माइक्रो एम्पियर के करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? मैं समझाऊंगा तब तो आएगा ही। देखो, करंट यहां से गया टर्मिनल 1 से होता हुआ, ये टॉर्शन हेड है। ठीक है, और ये आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज का एक फाइन वायर है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का एक फाइन वायर, फाइन, बहुत ही फाइन वायर है। ठीक, और ये जो वायर है ये कनेक्टेड है एक कॉपर कॉइल से। कॉपर कॉइल, कॉपर कॉइल एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग है ये, और जो कॉपर कॉइल प्लेस्ड है ये एक सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है। ये है ना सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये हम इस तरीके की मैग्नेट क्यों लेते हैं जिसके पीसेस सिलेंड्रिकली कट होते हैं, दोनों पीसेस? ऐसा क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य है, वो भी समझाएंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस? सिलेंड्रिकली कट पोल पीस मैग्नेट। सही है। So this is your cylindrically cut pole piece magnet.
यहां तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं हम। इसे आप बना लो पहले। ये मैंने इसका प्रिंसिपल लिखा है। इसका प्रिंसिपल सिंपल सा यही है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब कोई कॉइल, कैसी कॉइल? कंडक्टिंग कॉइल, कॉपर की है ये। इसे यहां लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये सिलेंड्रिकली ये है कॉपर की कॉइल, कॉपर कॉइल। तो ये जो कॉपर की कॉइल है, यानी जब भी कोई कंडक्टिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है और उस कॉइल से करंट फ्लो करे तो क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये आप पढ़ चुके हो। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। ठीक, यही मैंने लिखा हुआ है। when a current is passed through a coil placed in a magnetic field, a deflecting torque acts upon the coil whose magnitude is directly proportional to strength of the coil। ठीक, तो वो जो टॉर्क होता है उसी से हम करंट को मेजर कर लेते हैं और उसी टॉर्क की वजह से नीडल डिफ्लेक्ट करती है। कैसे डिफ्लेक्ट करती है? एक तो हमें ये समझना है और हमें ये भी समझना है कि हमने सिलेंड्रिकली कट पोल मैग्नेट पीसेस क्यों लिए। ये जो होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड सिलेंड्रिकली कट पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये आपको पता है, सही है। ये प्रिंसिपल नोट डाउन कर लो आप, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी की बात समझाता हूं। तो इससे हमें एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है, स्पष्ट मींस क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आती है कि जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में, और वो डिफ्लेक्शन मेजर करके हम करंट मेजर करते हैं। सही है, नोट कर लिया आपने ये? चलो इसे मैं रब करता हूं। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब यही बात हम समझते हैं। करंट आई गया गया गया, यहां पर गया, ये टॉर्शनल हेड है, इसने इस तार को, फास्फोरस ब्रॉन्ज के तार को बांध रखा है। अब ये करंट ऐसे गया, ठीक है, ऐसे 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 गया, कॉइल में गया, ये देखो यहां डाउनवर्ड, और ऐसे गया और इस यहां पर अपवर्ड। ठीक, इस साइड डाउनवर्ड, इस साइड अपवर्ड। आगे बात समझ में? ये मैं क्यों समझा रहा हूं? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये है करंट आई, देखो वो ये कहता है, याद है? रुको मैं समझाता हूं आपको। फादर, थंब को हम कहते हैं फादर, मदर, चाइल्ड। इन तीन फिंगर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेते हैं, इसे कहते हैं फादर, मदर, चाइल्ड। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। तो यह है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्लियर? अब देखो कि हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की ये है, करंट की डाउनवर्ड है। अब देखो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, फोर्स वर्टिकली आउटवर्ड। तो इस वाले आर्म पे या इस वाली साइड में फोर्स लगेगा इस तरीके से, वर्टिकली आउटवर्ड। तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो आउटवर्ड, एरो आउटवर्ड शो करेगा। ऐसे तो शो करते हैं आउटवर्ड फोर्स। ये है फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? आगे बात समझ में? अब इस वाले आर्म पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अपवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहेगा। करंट ऐसे, ये करंट की उंगली हो गई। आ रहा, दिख रहा है समझ में? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थंब पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, तो
फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ये थोड़ी डायरेक्शन गलत बन गई, ये पॉइंट और ये टेल। टेल ऐसे शो करते हैं एरो को, एरो की, और पॉइंट हेड ऐसे शो करते हैं। आगे ये बात समझ में, फोर्स ये इस तरीके से लग रहा है और इस वाले साइड पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में और मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक टॉर्क जनरेट हो गया जो इस कॉइल को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। सही है बच्चों? ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब यही बात हम समझते हैं। करंट आई गया गया गया, यहां पर गया, ये टॉर्शनल हेड है, इसने इस तार को, फास्फोरस ब्रॉन्ज के तार को बांध रखा है। अब ये करंट ऐसे गया, ठीक है, ऐसे 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 गया, कॉइल में गया, ये देखो यहां डाउनवर्ड, और ऐसे गया और इस यहां पर अपवर्ड। ठीक, इस साइड डाउनवर्ड, इस साइड अपवर्ड। आगे बात समझ में, ये मैं क्यों समझा रहा हूं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये है करंट आई, देखो वो ये कहता है, याद है? रुको मैं समझाता हूं आपको। फादर, थंब को हम कहते हैं फादर, मदर, चाइल्ड। इन तीन फिंगर को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेते हैं, इसे कहते हैं फादर, मदर, चाइल्ड। F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट। तो यह है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्लियर? अब देखो कि हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की ये है, करंट की डाउनवर्ड है। अब देखो कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, फोर्स वर्टिकली आउटवर्ड। तो इस वाले आर्म पे या इस वाली साइड में फोर्स लगेगा इस तरीके से, वर्टिकली आउटवर्ड। तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो आउटवर्ड, एरो आउटवर्ड शो करेगा। ऐसे तो शो करते हैं आउटवर्ड फोर्स। ये है फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? आगे बात समझ में। अब इस वाले आर्म पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अपवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहेगा। करंट ऐसे, ये करंट की उंगली हो गई। आ रहा, दिख रहा है समझ में? ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थंब पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ये थोड़ी डायरेक्शन गलत बन गई, ये पॉइंट और ये टेल। टेल ऐसे शो करते हैं एरो को, एरो की, और पॉइंट हेड ऐसे शो करते हैं। आगे ये बात समझ में, फोर्स ये इस तरीके से लग रहा है और इस वाले साइड पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में और मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक टॉर्क जनरेट हो गया जो इस कॉइल को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। सही है बच्चों? तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों साइड्स में अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा, जो टॉर्क डेवलप होगा उसका क्या फॉर्मूला है? ये आपको याद है, टॉर्क, टॉर्क डेवलप्ड। तो जब करंट आई फ्लो करता है किसी भी कॉइल में, तो कितना टॉर्क डेवलप करता है? व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो वो टॉर्क होता है n i a b sin थीटा। आ गया ना याद? n i a b sin थीटा याद आ गया होगा आपको, ये डेरिवेशन आपको कराई थी। तो इसमें n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसके? कॉइल के। कॉइल ऐसे लिपटी भी होती है, एक ये आयरन का कोर होता है,
सेंटर में, और इसके चारों तरफ देखो ऐसे लिपटी हुई होती है कॉइल, ऐसे, ठीक है। ये कॉपर वायर ऐसे लिपटा हुआ होता है। आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, आई, दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ए क्या है? एरिया ऑफ ईच कॉइल, ईच कॉइल, ठीक। ये जो एरिया है, और बी, बी क्या है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्थ टू साउथ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। शॉर्टकट मार दिया मैंने, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये जो कॉइल है ये रोटेट होती रहती है, सही, घूमती है। तो क्या ये थीटा वेरिएबल है? भाई देखो, मैं आपको कुछ एक बुक से बताता हूं। देखो, जैसे ये बुक है, इसे आप मान लो कॉइल है, तो ये जो कॉइल है, एक बार को ये इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। अब ये कॉइल घूम रही है, तो एरिया वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर क्या होता है? कॉइल के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो होता है एरिया वेक्टर। अब जब ये कॉइल घूम रही है और ये एरिया वेक्टर है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो क्या ये थीटा कांस्टेंट है या वेरिएबल? आप सोच रहे हो कि वेरिएबल है क्योंकि एरिया वेक्टर बदल रहा है। ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसी बात को हमें समझना है, यही तो जादू है। तो ये चीज जो है शायद आपको किसी बुक में ना समझाई जाए। इस फैक्टर को, थीटा को कांस्टेंट रखने के लिए, थीटा को, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, थीटा को कांस्टेंट रखने के लिए हम सिलेंड्रिकली कट पोल मैग्नेट को यूज करते हैं। सिलेंड्रिकली कट पोल मैग्नेट, समझ गए? ये इस तरीके से। अब ये हम समझेंगे कि ये थीटा कांस्टेंट क्यों है। अब आप ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट हो गया। n इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट है। I करंट, चलो अभी करंट की बात करते हैं। A एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है। B मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। बस ये जो है थीटा ही अटक रहा है, सही है। तो अगर ये थीटा कांस्टेंट हो, अगर ये थीटा कांस्टेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या कह सकते हैं हम? दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आई बात समझ में? फिर सुनो, देखो एन, ए और बी ये कांस्टेंट है, बस बात अटक रही है थीटा पे। थीटा को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसीलिए थीटा को कांस्टेंट करने के लिए इस तरीके की मैग्नेट का यूज किया गया है। अब हम ये समझेंगे कि थीटा कांस्टेंट कैसे है, ठीक है। इसे आप लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लो, ये टर्मिनोलॉजी लिख लो, नोट कर लो बच्चों। अब एक चीज पे गौर फरमाओ जो मुझसे मिस हो रही थी, लेकिन मैं मिस नहीं करता क्योंकि उसे समझाना तो जरूरी था। ये स्प्रिंग का क्या रोल है, ये स्प्रिंग का क्या रोल है, इसे समझो। आप ध्यान से देखो, जैसे ये तार से बंधा हुआ है ये कॉइल, और जब ये कॉइल घूमेगी, जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। बस आप उसको ऐसे समझो जैसे आपने बच्चों का चाबी वाला खिलौना देखा है। जब हम चाबी को घुमाते हैं, जब हम चाबी को घुमाते हैं तो टॉर्क लगाते हैं, तो अंदर जो स्प्रिंग होता है
उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, जो कि हमारे लगाए हुए टॉर्क का विरोध करता है। उसे हम कहते, हमारा लगाया हुआ टॉर्क क्या है? टॉर्क डेवलप्ड। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हुआ? जो स्प्रिंग में स्टोर हो गया। तो जब हम खिलौने को घुमाते हैं, अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है, और जैसे हम खिलौने को जमीन पर रखते हैं, उस रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से खिलौना भागने लगता है। पता नहीं आपने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे या नहीं। आजकल तो मोटर वाले ज्यादा आते हैं, वो सेल लग जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले। हमारे जमाने में, हमारा जमाना इतना पुराना भी नहीं हुआ है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो आता था, चाबी वाला खिलौना आता था। अब भी वैसे मिल जाएगा आपको, ठीक। तो जैसे घड़ी भी होती है, चाबी वाली घड़ी होती थी, उनको घुमाओ तो उसके स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाता था। तो इसी तरीके से इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। वो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग। तो यहां पर स्प्रिंग का रोल शुरू हो जाता है। तो इसको हम टाउ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू सी इंटू 5। अब ये सी क्या है? ये सी, इसको हम कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? टॉर्शनल कांस्टेंट। TORSIONAL, टॉर्शनल कांस्टेंट। और फाई क्या है? ट्विस्ट। अब ये टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है? ये जो फाई है, ट्विस्ट, ये क्या होता है? कितने डिग्री ट्विस्ट हुआ। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 डिग्री ट्विस्ट, 2 डिग्री ट्विस्ट, 3 डिग्री ट्विस्ट। ठीक है। अब अगर ये 1 डिग्री ट्विस्ट है, 1, तो सी क्या होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। सही है। तो टॉर्शनल कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क व्हेन द ट्विस्ट इज 1 डिग्री। आ गई है सी की बात समझ में आपको? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर सी होगा 2 डिग्री, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ बताओ भाई। ये 2 डिग्री है, तो ये कितना होगा? बताओ। 2 इंटू सी, 2c। ये 3 होगा, तो टाउ आर कितना होगा? 3c। आया क्लियर? और ये 5 होगा, तो टाउ आर कितना होगा? c5। इस तरीके से आया ये फॉर्मूला। एक बात और है जो ध्यान से सुनना बच्चों, और ध्यान से समझना। इसमें जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेवलप टॉर्क, और स्प्रिंग में जो टॉर्क है वो इट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इसके रोटेशन को इसका रीस्टोरिंग टॉर्क रोक देता है। यानी बाहर से टॉर्क लग रहा है, अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क है जो उसका विरोध कर रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि बाहर से टॉर्क लगना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क उसे रोकने में लगा हुआ है। तो जब बाहर से टॉर्क नहीं लग पाएगा, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और वो कब होता है? जब बाहर से लगा हुआ टॉर्क, यानी टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अंदर का टॉर्क बाहर के टॉर्क को रोकेगा। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये कहानी समझ में आ गई हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, इसे नोट डाउन कर लो, इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों मैं ये फिगर रब कर रहा हूं, हाँ? ये आपने बना ही लिया होगा और ये आपकी समझ में आ भी गया। चलो हम इसे इक्वेट कर दें, ये वैल्यू रख दें टॉर्क की और रिस्टोरिंग टॉर्क की। तो हमारे पास आ गया NIAB साइन थीटा इक्वल टू C इंटू 5। सही है। दिस इज इक्वल टू दिस। ये 1 है, ये 2, इन दोनों को इक्वेट कर दिया
क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया। आगे बात समझ में बिल्कुल। अब यहां से करंट इक्वल टू सी फाई अपॉन एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये आप ये देखो कि C इज अ कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, N इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। लेकिन ये थीटा भी कांस्टेंट है। चलो अभी इसे रब कर देते हैं। ये थीटा भी कांस्टेंट है। अगर आपको ये बता दें ये थीटा क्यों कांस्टेंट है, इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा कॉइल में ट्विस्ट उतना ज्यादा करंट, या ये कह लो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट से उतना ही ज्यादा ट्विस्ट होगा। अब ये समझो कि ये थीटा कांस्टेंट क्यों है। थीटा, चलो एक भेद खोल देते हैं। थीटा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का क्या अर्थ है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यही समझना है, आओ समझते हैं। हमारी वो जो कॉइल है, जो हमने कॉइल बनाई थी, हम उसका टॉप व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जब हम उसे ऊपर से झांक रहे हैं तो देखो हमने उसको ऐसे बनाया था ना, आप यहां देखो, ये ऐसे, ठीक, ये गई, ये थी, तो इसका टॉप व्यू बनाएंगे। इस तरीके से मैग्नेट रखी हुई थी। अब इसके टॉप व्यू को आप समझो, ये कॉइल ऐसे है, ये एक कोर, आयरन कोर पे लिपटी हुई है, जैसे मान लो ये आयरन कोर है, और इस पे लिपटी हुई है, इस पे लिपटी हुई है। अब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, तो देखो ये ऐसे दिखेगी, ये ठीक, ये वो कोर हो गया, और कॉइल ऐसे है। सही है, बना रहे हैं कॉइल, देखते जाओ बच्चों, अभी हट रहा हूं बोर्ड के आगे से। ये है वो कॉइल, ये इस कोर पे लिपटी हुई है, और ये है मैग्नेट। क्या है बच्चों, ये मैग्नेट। और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ये क्या बना दिया हमने, टॉप व्यू, यानी हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, यहां है हमारी आंखें, ऐसे देख रहे हैं। आ गई ये बात समझ में। हम ये सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, इससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके की डायरेक्शन होगी उसकी, देखो इस तरीके की होगी, ये नॉर्थ से साउथ, सही है। कहीं और पर देखोगे तो ऐसे होगी, नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ। अब ये देखो, ये कॉइल है, ये परपेंडिकुलर टू योर बोर्ड है, अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये है आपका एरिया वेक्टर। सही, आई बात समझ में। ये है आपका एरिया वेक्टर। जैसे एक किताब लिया जाए, ये वाली किताब लेते हैं, तो देखो ये कॉइल है तो ऐसे घूम रही है, लेकिन जब आपने इसे ऊपर से देखा, आपकी आंखें ऊपर हैं, तो ये ऐसे है। तो ये तो है कॉइल देखो, और ये एक कोर पे लिपटी हुई है। तो एरिया, ये इस तरीके से हो गई कॉइल जब आपने इसे देखा, ये जो व्यू है, और एरिया वेक्टर है ये।
और ये मैग्नेटिक फील्ड है। आ गई ये बात समझ में? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड B इट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ये B है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ये B और ये A परपेंडिकुलर है। अब कोई और लोकेशन देखो, मान लो ये कॉइल घूम गई और ऐसे हो गई, किसी और लोकेशन पे आ गई। मान लो कोई और लोकेशन बना दी हमने, कोई और पोजीशन है, ठीक, घूम रही है भाई ये तो कॉइल, ये घूम के ऐसे हो गई, ये है आपकी कॉइल, घूम गई साहब, ये कोर है, स्पष्ट दिख रहा है, ये क्या है? कोर। जो कोर है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, किसका? सॉफ्ट आयरन का। अब इस सिचुएशन में देखो एरिया वेक्टर कहां है? ये एरिया वेक्टर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है। अब यहां पर भी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कोई बात नहीं गिर गया तो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर। यहां पर भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हर सिचुएशन में एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां क्या आएगा? साइन 90 डिग्री। बुक्स में क्या है? डायरेक्टली साइन 90 लेके ये लिख दिया। तो इसे कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस तरीके की सिलेंड्रिकल कट मैग्नेट्स में डेवलप होता है, जिसके पोल सिलेंड्रिकली कट होते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब आई क्या हो गया? आई इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो चलो, दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू सी फाई अपॉन एन आई ए बी, एन आई तो लिख ही दिया, एन ए बी, आई इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है? इसे आप नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर मैं ये डायग्राम और ये सब रब कर देता हूं। कर लो बच्चों नोट, पॉज करके नोट कर लो। इस इक्वेशन से क्या निकल के आता है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है, एन ए बी ये भी कांस्टेंट है। तो आई इज इक्वल टू के इंटू फाई, इट मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। करंट ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल हुआ, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ट्विस्ट, या ऐसा कह सकते हो जितना ज्यादा ट्विस्ट उतना ज्यादा करंट। मोर करंट मोर ट्विस्ट। तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस कॉइल में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा इस कॉइल में ट्विस्ट होगा, और उतनी ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होगी। भाई देखो गैल्वेनोमीटर में यहां पॉइंटर कनेक्टेड होता है कॉइल से, इस ये जो कोर है, कोर से पॉइंटर कनेक्टेड होता है। ये है आपका पॉइंटर, या पॉइंटर ऐसे बनाओ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाओ जिससे आपको एहसास हो। दिस इज द पॉइंटर, ये स्केल है, ये आपका स्केल हो गया। बनाते हैं बढ़िया सा स्केल, ये बन गया आपका स्केल। सही है बच्चों, दिख रहा है? ये पॉइंटर, ये स्केल। कॉइल में जितना ट्विस्ट होगा उतना ही ज्यादा वो करंट शो करेगा। करंट ज्यादा बहेगा तो ट्विस्ट ज्यादा, और उतना ही ज्यादा इस नीडल में डिफ्लेक्शन। तो ये इसका वर्किंग है, किसका? जो हम पढ़ रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। सही है? आ गई ये बात समझ में आपके? तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। व्हाई वी यूज रेडियल फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या व्हाई वी यूज सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट पीसेस इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कि रेडियल फील्ड क्यों यूज करते हैं भाई, आपको यह बताना है।
क्या आंसर दोगे? सो दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जब ऐसा होता है तो साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन 90 डिग्री, और ये 1 बन जाता है। इसे कांस्टेंट बनाना है, इसकी वैल्यू 1 बनानी है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, वी यूज रेडियल फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सो दैट द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कई बार। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि क्या क्या पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल। ये पूछा जाता है कि ये जो कोर है, दिस इज अ कोर, ये सॉफ्ट आयरन की क्यों बनी होती है? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सॉफ्ट आयरन जो है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये इससे मैग्नेटिक फील्ड आराम से पास हो सकता है। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड इट अलाउज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। इससे पास हो जाती हैं ये। सही है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना करंट का, और करंट इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, ये बात ध्यान में रखना। ठीक। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, हेडिंग डाल लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसकी दो सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे। वन इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरी होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब बच्चों ये बताओ कि करंट सेंसिटिविटी का क्या अर्थ होता है? भाई इसका यही तो अर्थ हुआ कि बहुत थोड़े सा करंट किसी सर्किट से पास हुआ, उस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर ने वो करंट डिटेक्ट कर लिया। मान लो बहुत ही थोड़ा मीन्स, मान लो 10 मिली एम्पियर का पास हुआ, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मान लो 1 मिली एम्पियर का करंट सर्किट से पास हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर उसकी डिफ्लेक्शन दिखा देगा और उसकी रीडिंग दिखा देगा, यानी उस करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। इतना सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हुई कि छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट करने की क्षमता गैल्वेनोमीटर की। जितना छोटा करंट वो डिटेक्ट कर सकता है, उतना ही वो ज्यादा वो सेंसिटिव है करंट को लेके। जैसे जब मैं MNNIT इलाहाबाद में पढ़ता था, हम हॉस्टल गए तो मुझे एक दोस्त मिला, तो उसने बताया कि वो संतरे को लेके बहुत सेंसिटिव है। मीन्स वो संतरे की स्मेल को दूर से भी पहचान जाता था। मैंने उससे कहा भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हॉस्टल के बगल के कमरे में कोई संतरा खा रहा है तो मैं भी पहचान जाता हूं। तो उसने कहा कि तुम तो तब पहचानते हो जब वो संतरे को खोल चुका होता है, उसके छिक्कल हटा चुका होता है, उसे खा रहा होता है, और वो भी बगल के कमरे में। अरे मैं तो काफी दूरी से है, मैं लगभग 50 मीटर की दूरी से ये बता सकता हूं कि किसी इंसान के थैले में संतरा है। एक बार को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन वाकई ये घटना घटी। उसने मुझसे कहा वो जो अंकल जा रहे हैं ना सामने, उनके थैले में संतरा है, मुझे स्मेल आ रही है हल्की सी। फिर मैंने उन अंकल से पूछा तो वो कह रहे हाँ है, जबकि उनके थैले में चीकू भी थे। उन्होंने बताया चीकू थे उनके थैले में, और चीकू की भी बड़ी अच्छी स्मेल आती है, लेकिन उसने संतरे को स्मेल कर लिया, यानी उसकी नोज संतरे को लेके बहुत सेंसिटिव, यानी हल्की सी भी स्मेल को वो सेंस कर लेता था। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है, हल्के से भी करंट को वो सेंस कर लेगा। ठीक है, यही होती है ना सेंसिटिविटी। हर इंसान किसी ना किसी चीज को लेकर सेंसिटिव होता है। कुछ लोगों को होती है नॉइज सेंसिटिविटी, मींस बहुत हल्की सी भी आवाज को एकदम से कैच कर लेते हैं। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। जो करंट सेंसिटिविटी होती है आपकी, इसे हम डिनोट करते हैं
phi by I means phi is the twist, I is the current. It is called current sensitivity. अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, I कैपिटल करना पड़ेगा भाई, हमारा कैपिटल लेके चल रहे हैं, phi by I. अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, I हम यहां ले आए और NAB ऊपर ले आए, C नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा आपका NAB अपॉन C. ये इसका फॉर्मूला होगा करंट सेंसिटिविटी. किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी है, ठीक है. ध्यान से देखना, ये प्रश्न है आपके आगे कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी है. वी हैव टू इंक्रीज व्हाट? करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी. तो हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे? हम n बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स. इस कॉइल में जितने टर्न्स हैं वो बढ़ा दो. और क्या कर सकते हैं? इंक्रीज क्या? एरिया. ठीक, कॉइल का एरिया बढ़ा सकते हैं. और इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, हम B की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं. जो भी पैरामीटर हमारे हाथ में है जिसे हम बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ा दो, अगर उसकी सेंसिटिविटी कौन सी? करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है गैल्वेनोमीटर की. ठीक है, ये हम कर सकते हैं. एक चीज और कर सकते हैं, बताओ क्या? डिक्रीज. क्या डिक्रीज कर सकते हैं? बताओ. इसको देख के अंदाजा नहीं लग रहा? हाँ, बिल्कुल सही बताया. डिक्रीज सी की वैल्यू हम डिक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए. तो C की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए, C क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट. हम ये जो वायर है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का होता है, इसीलिए हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वायर लेते हैं जिससे कि हम C की वैल्यू को कम कर सके. ठीक है, आ गई ये बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया. तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लो. इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसे मिटा देते हैं. वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये तो करंट सेंसिटिविटी है phi बाय I. वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी phi बाय V. V इज द वोल्टेज. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? पहले आप इसे देखिए, I इज इक्वल टू C phi अपॉन NAB. ये तो करंट का फॉर्मूला है. वोल्टेज क्या होता है? एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I. R क्या है? इस कॉइल की रेजिस्टेंस. R है इस कॉइल की रेजिस्टेंस. तो यहां से निकल के आता है I इज इक्वल टू V बाय R. V बाय R इस फॉर्मूले में रख दो. V बाय R इक्वल टू C phi बाय NAB. अब यहां V इधर ले आओ नीचे, NAB ऊपर ले आओ, C इधर नीचे ले आओ, तो आपका आएगा phi बाय V इज इक्वल टू NAB अपॉन CR. ये फॉर्मूला है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, NAB अपॉन CR. यहां लिख लो, R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ये हो गया था. सही है. अब मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाउ विल यू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो कैसे करोगे? अच्छा, एक बात आप सोच रहे होगे कि गैल्वेनोमीटर से तो करंट मेजर करते हैं, अब ये वोल्टेज कैसे मेजर करेगा? तो गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं. ये अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे वो मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर.
अभी ये टॉपिक भी आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समय बचाने के लिए मैंने ये रब कर दिया है, समय बहुत कीमती है। तो मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, हाउ टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। बताओ कैसे बढ़ाओगे इसे? क्यों? अक्सर पूछ लिया जाता है। इस फॉर्मूले को देख के पता लगता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या है पहला पॉइंट, क्या है? इंक्रीज एन, दूसरा इंक्रीज एरिया, तीसरा इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, चौथा और पांचवा बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ। अरे भाई इसमें क्या दिमाग लगाना? डिक्रीज सी एंड डिक्रीज आर, डिक्रीज डिक्रीज सी, डिक्रीज डिक्रीज आर। तो ये है आंसर, सही है। तो चलो आपको समझ में आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अब ऐसा करते हैं, इसे रब कर देते हैं, आप पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी की बुक में है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, सही है। चलो अब वो न्यूमेरिकल कराता हूं। पॉज करो, नोट डाउन करो। ये है बच्चों 4.10 एनसीईआरटी की बुक में, पेज नंबर 169। तो ये न्यूमेरिकल मैंने पेस्ट कर दिया सीधे एनसीईआरटी की बुक से, सीधे यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ी टेक्निक लगा के। तो इसमें लिखा है 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें इनकी रेजिस्टेंस दे रखी है, आर दोनों की दे रखी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, दोनों का दे रखा है ये डाटा। तो इसमें सारी वैल्यू अलग अलग है ये। तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर बोथ द मीटर्स, यानी C जो है वो कांस्टेंट है, इट इज सेम फॉर बोथ द मीटर्स। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। M2 एंड M1 निकालनी है, यानी M2 की जो करंट सेंसिटिविटी होगी वो ऊपर होगी और M1 की नीचे। चलो इसे करें, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है बच्चों। पहले जरा ट्राई करो आप। हमें पता है भाई करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, NAB अपॉन C। वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB अपॉन CR। सही है भाई, फॉर्मूला तो हमें पता है, ये करंट सेंसिटिविटी है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इतना तो पता ही है। अब यहां से एक बात और निकल के आ रही है, इट इज इक्वल टू SC अपॉन R। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो, नहीं करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, SC, ठीक है। ऊपर M2 SC, नीचे M1। तो कितना भाई, C तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1। ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। रेशो आपके सामने, रख दो वैल्यू फटाफट। चलो वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया N2 यानी 42। एरिया कितना दे रखा है, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू, और ये कितना दे रखा है B2 0.5 अपॉन N1 कितना दे रखा है 30। एरिया 1 कितना दे रखा है 3.6
इंटू 10⁻³ B1 कितना दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.25। करो फटाफट कैलकुलेशन, निकाल के रख दो आंसर। आंसर आएगा 1.4। दिस इज द रेशो। इसकी यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट नहीं होगी। रेशो की कोई यूनिट होती है क्या? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट है, वो हमें निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है बच्चों? एस वी का रेशो, एस वी इंटू M2 का पहले एस वी M1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा SC M2 अपॉन SC M1 इंटू रेजिस्टेंस उल्टी हो जाएगी R1 अपॉन R2। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इस यहां से आया, इस वाले से एस वी इक्वल टू दिस, इससे ये आया है, कोई परेशानी नहीं। ये निकला हुआ ही है। करंट सेंसिटिविटी 1.4, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो। ये है 10/14, 10/14। ये भी 1.4 ये आ गया 1 आंसर। ये जो रेशो है ये है 1। तो ये तो पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। हो गई बात है कि क्लियर? आ गई आपकी समझ में? तो क्या लंबा लेक्चर है, एक न्यूमेरिकल भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है बच्चों, बोर्ड में तो आता ही है। आज के लिए बहुत है। बाय, सी यू, टाटा।